नमस्कार मित्रों, डिवाइन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत। ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से संप्रभुता के संदर्भ में एक मैसेज आया था, जिसमें साथ हमारे मित्रों ने कहा था आप संप्रभुता टॉपिक पे एक वीडियो बना के सेंड करिएगा। उसी क्रम में मैं आप लोगों के समक्ष संप्रभुता विषय पर अपना ये तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत विस्तृत टॉपिक है, प्रयास किया हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचें और आप लोगों का जो परीक्षा से संबंधित जो संप्रभुता से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका समाधान हो सके। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्येक स्तर पर संप्रभुता के संदर्भ में कुछ सवाल आते हैं, चाहे वो छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो। प्रत्येक स्तर पर संप्रभुता पे कुछ न कुछ सवाल अवश्य आते हैं। तो सभी परीक्षार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आइए पढ़ते हैं। संप्रभुता, जैसा कि आप लोग ने पढ़ा भी होगा, प्रारंभ में हमें कहते हैं कि ये राज्य की आत्मा है। इसका प्रारंभ अगर हम करें तो यूनानी चिंतकों में हम देखते हैं कि समाज और राज्य को एक ही माना गया, कोई अंतर नहीं किया गया। इसलिए संप्रभुता विषय पर कोई स्पष्ट विचार निकल के नहीं आया। उसके बाद अगर व्यवस्थित रूप से हम देखें तो संप्रभुता के संदर्भ में जो व्यवस्थित विचार आता है वो नाम है जीन बोंदा का। उन्होंने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में उन्होंने ये विचार दिया। 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग रिपब्लिक की पुस्तक का नाम है। उसमें भी ये विचार उन्होंने दिया स्पष्ट रूप से। और उसके बाद धीरे धीरे संप्रभुता की अवधारणा में निखार आता गया। फिर हम आते हैं तो यहाँ पे बोंदा को रखेंगे। लेकिन बोंदा ने जो संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता का विचार रखा, किंतु उन्होंने कुछ लिमिटेशंस लगा दिए। संवैधानिक कानून, पारिवारिक कानून, संपत्ति से संबंधित नियम, प्राकृतिक विधि, दैवीय विधि, इस तरह से जो मध्य युग की जो विशेषताएं थी, जो मध्य युग का वातावरण था, मध्य युग की जो राजनीति थी, उसका प्रभाव बोंदा के संप्रभुता संबंधी अवधारणा पे पड़ा, जिसको दूर करने का काम बाद में हाफ्स के द्वारा किया गया। हाफ्स ने संप्रभुता पे जो बंधन थे, जो लिमिटेशंस थे, उसको पूरी तरह से रिमूव करके बिल्कुल एब्सोल्यूट कर दिया, परम कर दिया। कोई भी बंधन नहीं रहेगा। संप्रभुता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में लेवायथन नामक पुस्तक में ये विचार रखा। उसके बाद इसी क्रम में लॉक ने लिमिटेड सॉवरेंटी की बात रखी। लॉक ने संप्रभुता को विभाजित कर दिया। तो प्रत्येक विचारक, इसी तरह से रूसो और ग्रीन का नाम जो आता है, रूसो और ग्रीन का नाम, इन दोनों लोगों ने संप्रभुता को जन इच्छा से जोड़ने का प्रयास किया। यद्यपि संप्रभुता का मतलब अगर देखा जाए तो लैटिन भाषा के शब्द, जो संप्रभुता का हिंदी अर्थ है वो सॉवरेंटी, जो लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना है। सुपर एनस शब्द का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर, सुपर एनस। ये सर्वोच्च शक्ति
किसके पास होगी, किस संस्था के पास होगी, ये विषय रहा है। राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने, दार्शनिकों ने इसको परिभाषित करने का काम किया है। समय समय पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, जब राजतंत्रीय शासन व्यवस्था होती है, या जो विचारक राजतंत्र के पक्षधर होते हैं, जैसे हाब्स को आप ले लीजिए, वो संप्रभुता को बिल्कुल निरंकुश बताते हैं कि कोई बंधन या कोई सीमा संप्रभुता पर नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर व्यक्तिवाद यानी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए निरंकुश संप्रभुता की स्थापना हाब्स ने किया है। एक अधिकार दिया है जनता को, आत्मरक्षा का अधिकार। उसी संदर्भ में राजा को इतनी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जाहिर सी बात है, समाज सबसे पहले आया, राज्य बाद में आया। समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए राज्य की स्थापना हुई। राज्य कैसे शांति स्थापना कर सकेगा, इसी के लिए जो है सॉवरेंटी, संप्रभुता का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, एक कोरिसिव पावर कि वो जो अपने विधान बनाएगा समाज की सेवा के लिए, यदि उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसको दंड देगा। तो यहाँ पे सॉवरेंटी राज्य का एक तत्व है। आप जानते होंगे राज्य के 4 तत्व होते हैं, उसमें सॉवरेंटी भी जो है एक तत्व है। बिना सॉवरेंटी के किसी भी इंस्टीट्यूशंस को राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसे जब हमारा देश आज़ाद नहीं था 15 अगस्त 1947 के पहले, तो हम लोग एक राष्ट्र थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोग राज्य भी कहलाने के हकदारी हुए। यानी हमारी जो संप्रभुता थी, संविधान में भी जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जिक्र आया हुआ है। तो उसका यही मतलब है कि यहाँ पे ग्रोसस को हम लेते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संप्रभुता के बारे में अपने विचार रखते हैं। उन्होंने संप्रभुता को 2 भागों में, एक आंतरिक बाह्य में बांटा है। आंतरिक का मतलब होता है वो राज्य अपने समस्त संस्थाओं में व्यक्तियों पर सर्वोच्च है, उसके आदेश प्रभावकारी होंगे, बाइंडिंग है, कोई उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ग्रोसस ने बताया कि एक राज्य के जो व्यवहार होंगे उस पर किसी अन्य राज्यों का हस्तक्षेप नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, एक्सटर्नल अफेयर्स में वो पूरी तरह से उसकी फॉरेन पॉलिसी फ्री होगी। तो ख़ास तौर से बाह्य संप्रभुता के संस्थापक ग्रोसस को माना जाता है। संप्रभुता शब्द को विधिवत जो नाम दिया वो बोंदा से माना जाता है। लेकिन कई विचारक समय समय पर कई विचारकों ने संप्रभुता के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं, और ये विचार 16वीं शताब्दी से लेकर और 20वीं शताब्दी तक में बांटे जा सकते हैं। 20वीं शताब्दी एक ऐसा काल आया जिसमें बहुलवाद आ गया, यानी संप्रभुता केवल और केवल राज्य का तत्व नहीं रहेगा, ये विभाजित होगा। यहाँ पे राज्य को केवल एक समुदाय माना गया, सर्वोच्च नहीं माना गया। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में जो 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के काल में संप्रभुता को केवल और केवल राज्य का तत्व माना गया था, यहाँ पर क्या हुआ कि गियरके, मिटलैंड, लास्की, मैकाइवर आदि बहुलवादी विचारकों ने कहा कि संप्रभुता विभाजित होनी चाहिए, केवल और केवल राज्य का तत्व नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पे हम संप्रभुता के कई प्रकार भी हैं। यहाँ पे हम रूसो को लेते हैं, तो रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, रूसो जन संप्रभुता पर आधारित सिद्धांत को डेवलप किया है, बहुत ही लोकप्रिय है। यद्यपि जन संप्रभुता का जो विचार है वो मार्सिलो ऑफ पेंडुआ ने डिफेंस और पेसिस जो नामक बुक्स है उसमें भी जो है स्पष्ट किया था। तो मार्सिलो ऑफ पेंडुआ का भी नाम प्रारंभिक तौर पे याद रखना साथियों, लोकप्रिय संप्रभुता के साथ मित्रों जुड़ा हुआ है। और उसको पुनः जो है
रूसो ने अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत में रूसो ने इस तरह से विचार दिया है, सामान्य इच्छा राज्य समाज को एक मान लिया है और जो संप्रभुता की विशेषताएं हैं वही विशेषता उन्होंने सामान्य इच्छा की बताई है। लेकिन सामान्य इच्छा का आधार जन कल्याण है, सामूहिकता है। तो यहाँ पे कुछ विचारकों ने बल को आधार बताया, जैसे हाफ्स के उसमें आ रहा है, लीगल में भी बताया। लेकिन जो रूसो और ग्रीन का जो विचार है संप्रभुता के बारे में, वो उसका आधार जनता की इच्छा है। संप्रभु मनमाना नहीं कर सकता। संप्रभुता को संप्रभु को सावरेन को जो पावर दिया गया है वो जनहित में दिए गए हैं, जनता के कल्याण में दिए गए हैं। वो कोरिसिव पावर का प्रयोग मनमाना नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं संप्रभुता पर मॉरल और अन्य तरह की पाबंदियां हैं, जिसको हम ग्रीन और रूसो के माध्यम से देख सकते हैं। तो मित्रों, बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी विशेषता है सर्वव्यापक, यूनिवर्सल। ये कुछ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। असीम, एब्सोल्यूट, अस्थायी है, अपृथक्करणीय, इनलायबल और अविभाज्य। संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता। संप्रभुता एकक है। यदि उसका डिवीज़न हो गया, संप्रभुता अगर कई संप्रभुता हो गई तो कई राज्य की स्थापना हो जाएगी। इसलिए संप्रभुता को अविभाज्य बताया गया है। आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा। ये एक आधुनिक विचारधारा है। खास तौर से जब राज्यों का उदय हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, उसी के साथ संप्रभुता का भी कॉन्सेप्ट आया। तो आधुनिक विचारधारा है, ये आधुनिक विचार है और इसका सीधा संबंध राज्य से है। राज्य को हम जब पढ़ते हैं थ्योरी में तो आप जानते हैं वो एक डेड है और उसके प्रतिनिधि के तौर पे सरकार काम करती है। तो सरकार के अंगों में 3 अंग है, जैसे उनमें संप्रभुता का निवास होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है कि ये राज्य का जो है संप्रभुता किसका तत्व है? राज्य का तत्व। इसकी विशेषताओं में एग्जाम में आता है कौन सी विशेषता संप्रभुता की नहीं है या कौन सी नहीं है। तो ये आप कम से कम 5 विशेषताओं को आप लोग याद रखेंगे। इसके आधार पर ये बहुत छोटी छोटी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल आते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, थोड़ा सा जैसे नेट हुआ, उसकी परीक्षाओं में थोड़ा सा और ही कठिन सवाल पूछे जाते हैं इससे संबंधित। संप्रभुता के प्रकार भी हैं। संप्रभुता का प्रकार विभाजन नहीं माना जाएगा, उसके कई स्वरूप हैं, कई रूप हैं, सिद्धांत भी कई हैं, जैसे अमर्यादित सिद्धांत, मर्यादित सिद्धांत, है ना। इसी तरह से जो प्रकार हैं उसमें प्रकार में हम आएंगे तो जैसे आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखें तो उसमें क्या है कि, और ब्रिटेन के संदर्भ में हम देखें तो हमारे यहाँ क्या है, वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो वहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर भी कि 2 प्रकार की संप्रभुता की बात होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। तो हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं, वो नॉमिनल हेड है, वो नाम मात्र के संप्रभु हैं। ये संसदीय व्यवस्था की एक मूल विशेषता है। प्राइम मिनिस्टर सहित जो मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक संप्रभु होता है ना। इसी तरह से ये हो गई आपकी नाम मात्र वास्तविक। दूसरी जो संप्रभुता है वो होगी जैसे डिफेक्टो और डिजोर सॉवरेंटी। डिफेक्टो एवं डिजोर, तथ्यता एवं विदिता,
ये बहुत ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। डिजोर सॉवरेंटी का मतलब है जनता की सहमति से जब कोई शासन व्यवस्था संभालता है, वोट के माध्यम से, समर्थन के माध्यम से जब वो सत्ता को हासिल करता है तो उसे डिजोर सॉवरेंटी कहते हैं। इसके अपोजिट में आइए, जब कोई जबरन फिजिकल फोर्स के जरिए सत्ता को पाई करता है तो उसे डिफैक्टो सॉवरेंटी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में, तो आप पिछले उसमें जाइए तो आप देखेंगे किस तरह से परवेज़ मुशर्रफ ने सत्ता को उपाई किया था। जैसे कोई किसी को हटा करके जबरन सत्ता को प्राप्त कर लेता है तो उसे डिफैक्टो सॉवरेंटी कहते हैं। इसी तरह से कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के बारे में भी जो है विचार। कानूनी संप्रभुता यानी जिसको बाकायदा लीगल तौर पे चुना गया है काम के लिए, जिसके कार्य विधिक हैं, सहमत पर आधारित हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो उसे विधिक कहेंगे। राजनीतिक संप्रभुता यहाँ पे क्या है? एक निर्वाचक मंडल। कानूनी संप्रभुता के जो पीछे एक संप्रभुता होती है उसे हम राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। डाइसी ने भी इसी तरह के विचार दिए हैं। तो ये हो गया संप्रभुता के संदर्भ में। अभी कुछ चीज़ें और हैं, शेष हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के समक्ष पेश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।